लिस्टिंग के बाद एलआईसी ने पहली बार अपने Q4 के नतीजे कल पेश किए। इन नतीजों पर और कंपनी की ओर से घोषित डिविडेंड पर एलआईसी के एमडी राजकुमार से बात की मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने। शेयर धारकों को एक जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ वो हुआ जब आपने जो डिविडेंड दिया है वो सिर्फ ₹1.5 प्रति शेयर, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि डिविडेंड अगर ₹1.5 प्रति शेयर दिया है तो इंश्योरेंस बिजनेस में कैपिटल भी चाहिए होता है। तो जो हमारी बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी है वो शेयर होल्डर के अकाउंट में ही है। 4043 करोड़ में से 980 करोड़ के करीब शेयर होल्डर को डिविडेंड चला जाएगा। बाकी का जो 3100 या 3200 करोड़ के करीब बचेगा वो शेयर होल्डर के अकाउंट में ही रहेगा। इट इज नॉट दैट वी आर गोइंग टू कंज्यूम इट एनीवेयर। सो इट इज टू फंड द न्यू बिजनेस, और हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़े और उसके लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होंगी वो इस फंड से हमें मिलती रहेंगी। दैट विल क्रिएट मोर वैल्यू फॉर द शेयर होल्डर। इट्स लाइक री इन्वेस्टिंग द सेम मनी इन डिफरेंट बिजनेसेस टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स। तो शेयर होल्डर्स को कोई उसके लिए कुछ मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये उन्हीं का पैसा उन्हीं के अकाउंट में पड़ा हुआ है जो भविष्य के बिजनेस को हम बढ़ाने में यूज करेंगे और उसके और भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उनके लिए जनरेट करेंगे। सर, भविष्य के बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी की आपने बात की, इसकी जो राह है वो अभी कैसे तय होगी? और दूसरी चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो नंबर्स हैं वो क्या कंपेरेबल हैं पहले के तिमाही से? या नंबर्स की पहले मैं बात करता हूं कि पिछले वर्ष तक हम जो प्रॉफिट है वो Q4 में ही डिक्लेयर करते थे, Q1, Q2 या Q3 में नहीं करते थे, क्योंकि एनुअल वैल्यूएशन जो लाइबिलिटीज की होती है, एक्चुअल वैल्यूएशन, वो 31 मार्च को होती है। लेकिन क्योंकि अब हम लिस्टेड कंपनी बन गए हैं तो पिछले साल Q2 यानी कि सितंबर में पहली बार हमने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर किए, फिर हमने दिसंबर में किए और फिर इस वक्त मार्च में कर रहे हैं। तो मार्च के जो नंबर हैं उसको पिछले मार्च के नंबर से कंपेयर करना क्वार्टर टू क्वार्टर सही नहीं होगा। अगर हम साल दर साल करें तो वो ठीक होगा। तो जो पिछले साल का जो प्रॉफिट डिक्लेयर हुआ था वो पूरे वर्ष का था जो Q4 में डिक्लेयर हुआ था। तो जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पिछले साल से प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। लेकिन अगर साल के ऊपर देखते हैं, साल के ऊपर साल, तो वो 40% के लगभग है। तो किसी भी शेयर होल्डर को इसके लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा भविष्य के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य में जो ड्राइवर हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी के, वो मेनली हमारा नॉन पार बिजनेस के ऊपर, जहां हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज या उसके अवसर ज्यादा दिखते हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा। और उसके लिए हमारे लिए बैंक एश्योरेंस जो चैनल है जिसमें 72 यानी कि 72 बैंक पार्टनर हमारे साथ हैं और 60,000 से भी ज्यादा बैंक की ब्रांचेस हमारे साथ हैं, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। बैंक्स को हमने देखा कि ट्रेडिशनली वो यूलिप्स और एन्युटीज को बेचते हैं और वो दोनों के दोनों ही नॉन पार प्रोडक्ट्स हैं। तो हमारा जो 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो पार बिजनेस है उसके ऊपर भी हम काम करें, और लेकिन ज्यादा जो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ हमारा बनेगा, हमारे विकास में जो सहाय होगा वो नॉन पार बिजनेस के ऊपर होगा। और हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में जब इंटरेस्ट रेट साउथ बाउंड रहेंगे, चाहे अभी थोड़े से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज्यादा देर समय तक ये रहेंगे। जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, इंटरेस्ट रेट विल कम डाउन। आप जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ग्रोथ वाली इकोनॉमी है। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है ये प्रेडिक्टेड है कि सबसे ज्यादा बढ़ेगा। जब ऐसा बढ़ना है, इंडस्ट्रियलाइज होना है कंट्री को और जीडीपी बढ़ना है, तो इंटरेस्ट रेट्स का नीचे रहना बहुत जरूरी है ताकि चीप कैपिटल मिले। उस वक्त जो फिक्स्ड गारंटीड प्रोडक्ट्स होंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी। कच्चे तेल के